discuss about the chemical reactivity and E naught values. Means to say how the reactivity of transition elements vary with respect to their standard electrode potential values. Clear बेटा? So actually बेटा क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेथड्स है, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर ही लिया, ऑलमोस्ट सारे का सारा टॉपिक ये हो ही गया है कवर, मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने डिस्कस किया है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, how a particular species act as oxidizing or reducing character, reducing agent, or showed oxidizing or reducing character in its particular oxidation state. Similarly, उसी के आधार पर हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप लोगों ने ये चीज लिख लेनी है, सभी ने नोटिस कर लेना है, ये नोट कर लेना जरूर। Transition elements vary very widely in their chemical reactivity. We know that some of them are highly electropositive and dissolve in mineral acids. ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो मिनरल एसिड्स में डिसॉल्व कर जाती हैं। मींस कहने का मतलब ये है एक्सेप्ट कॉपर को छोड़कर, एक्सेप्ट कॉपर, ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, they are more reactive and gets oxidized by simple mineral acids like you can say HCl or H2SO4 etc. Means unimolar H positive ions can oxidize the elements present in first transition series except copper because of their high reactivity. बट एक्चुअली क्या होता है, जो एक्चुअल रेट जो होता है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस की अगर बात करें तो उस केस में वो डिपेंड करता है अपॉन द वेरिएबिलिटी, अपॉन द वेरिएशन इन देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज, दैट इज सम ऑफ द फर्स्ट टू और फर्स्ट थ्री ionization enthalpies, secondly E naught values, etc. And according to that condition, their rate may get altered, like with some of the oxidizing agents like hydrogen ions, it may become low. That is rate of reaction with respect to oxidizing agents like hydrogen ions may become sometimes low. For example, अगर बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, वहां पे टाइटेनियम और वेनाडियम जो है, टाइटेनियम एंड वेनाडियम, ठीक है जी, टाइटेनियम एंड वेनाडियम, इन दोनों की बात करें तो उस केस में वो पैसिव रहती हैं डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के केस में। दे आर पैसिव इन डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स एट रूम टेम्परेचर्स। क्लियर? सो द इंस्पेक्शन जब हम करते हैं ई नॉट वैल्यूज की इन स्पीशीज के केस में, तो वहां पे एक वेरिएशन रहती है, देयर इज रेगुलर डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवेलेंट आयंस अलोंग द सीरीज, एंड दिस जनरल डिक्रीज इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर्स अबाउट दिस। सिमिलरली ई नॉट वैल्यूज जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती है मैग्नीज, जिंक, निकल वगैरह के लिए, दे आर मोर नेगेटिव रहती हैं, ठीक है जी, मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज देन एक्सपेक्टेड फॉर मैग्नीज, निकल, जिंक। It shows the greater stability of Mn2 positive ion, nickel 2 positive ion, and zinc 2 positive ions, as we already discussed in the last lectures. And this is just because of the, ये किस वजह से होता है? This is because of the stabilities of the half-filled N-1 subshell, that is D5 configuration रहती है, या फिर जैसे जिंक वगैरह के केस में देखें तो वहां पे D10 कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। इनकी ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से ये ऑब्जर्वेशन आती है, ठीक है जी, विच एक्सप्लेन देयर टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल डाइवेलेंट आयंस। अगर निकल की बात करते हैं, जैसे निकल 2 पॉजिटिव आयंस की अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, निकल 2 पॉजिटिव आयंस की वेरिएशन की बात करते हैं, तो वहां पे निकल के केस में मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू रहती है, ठीक है जी, देन एक्सपेक्टेड।
और इसके पीछे जब का जो बेसिक कॉज है दैट व्हाई निकल हैज मोर नेगेटिव ई नोट वैल्यू देन एक्सपेक्टेड इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाईली नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जो निकल के केस में रहती है वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हाईली नेगेटिव रहती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये रहता है आपके पास, आप देख सकते हो यहाँ पे दिस वन, ये है आपके पास ई नोट वैल्यूज वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर वैल्यूज। ठीक है जी। तो निकल 2 पॉजिटिव आयंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे ई नोट वैल्यू जो रहती है वो मोर नेगेटिव का कारण उसका यही है कि वो वहां पे हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन रहती है उस केस में। ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग उसको डिफाइन करोगे। सिमिलरली अदर केसेस की बात करें यहाँ पे, so E नॉट वैल्यूज फॉर द रेडॉक्स कपल M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव, ये इंडिकेट करती है दैट MN3 पॉजिटिव जो होता है एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयंस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। इस तरह से एक्ट करते हैं, जबकि टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम जो डाइवैलेंट आयंस की फॉर्म में दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। जैसे ये क्रोमियम की बात हो रही है, वहां से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है जी। तो इस केस में तो रीजनिंग आप एक्सप्लेन करोगे कि व्हाई दिस हैपेंस, तो उसके पीछे अगेन जो कॉज रहता है दैट इज हाई पॉजिटिव ई नोट वैल्यूज ऑफ मैग्नीज एंड कोबाल्ट के केस में ई नोट वैल्यूज स्ट्रॉन्ग रहती हैं। जैसा कि यहाँ पे लोगों ने कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, शायद यहाँ पे टेबल था दिया हुआ, आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं है शायद। चलिए कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो वहाँ पे जो इनके लिए जो ई नोट वैल्यूज रहती हैं इन केसेस में वो हाईली पॉजिटिव रहती है। M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव के लिए वो आप लिख सकते हो, यू कैन राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीज के लिए जो वैल्यू रहती है वो रहती है, मैग्नीज के केस में इट इज पॉजिटिव 1.57 रहती है बेटा, ये 1.57 वोल्ट। ठीक है जी। और सेकेंडली हम बात कर रहे थे कोबाल्ट के केस में, तो कोबाल्ट के केस में ये पॉजिटिव 1.97 रहती है, पॉजिटिव 1.97। तो आप देख सकते हो कि ये काफी हाईली पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ई नोट वैल्यूज। यही कारण है कि ये जो आयंस है Mn3 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ये दोनों आयंस जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम की 2 पॉजिटिव की केस की बात करते हैं, तो वहां पे इनकी वैल्यूज जो रहती हैं वो नेगेटिव होती हैं। जैसे अगर हम लोग टाइटेनियम की बात करते हैं, अगर हम इनकी वैनेडियम वगैरह की बात करें, वैनेडियम के केस में जो 2 पॉजिटिव -1.18 रहती है, वैनेडियम के केस में -1.18 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो आप इस तरह पे मतलब केमिकल रिएक्टिविटी को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो वहां पे जो आप लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो दैट विल बी बेस्ड अपॉन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। जैसे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये वाले आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको टेबल गिवन है। फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है डाइवैलेंट आयंस के लिए। वैनेडियम के केस में -1.18 होती है, क्रोमियम के केस में -0.91 होती है। इसी तरह से मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर के लिए आपको गिवन है। तो आपको बोला जा रहा है एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी इन द अबव वैल्यूज। अभी यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन है ये लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके ऊपर दोगे, दैट इज sum of the ionization enthalpy, that is variation in the ionization enthalpies, sum of the first 2 ionization enthalpies जो variation रहती है उसकी वजह से ये जो irregular trend जो है वो obtain होता है। इसके अलावा sublimation enthalpies, ठीक है, which are relatively much less for manganese and vanadium। ये ऑलरेडी जो हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करके आए हैं उसके भी रिस्पेक्ट टू आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो, why is the E naught value of for the Mn3 positive, Mn2 positive couple much more positive than that of chromium 2 positive, chromium 3 positive और आयरन के लिए। तो यहाँ पे आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड कंसेप्ट आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। जैसे much larger third ionization enthalpy of manganese where the required change is D5 to D4 होती है,
इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इस केस में जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉज आप दे सकते हो, दैट इज हाई आयनाइजेशन थेरेपी, एंड दिस आल्सो एक्सप्लेन व्हाई द पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज लिटिल इंपॉर्टेंस रखती है। तो ओवरऑल ये आप 2-3 कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली रीजनिंग को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे ई नोड वैल्यूज की बात आ रही है, वहां पे आप आयनाइजेशन थेरेपीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दे सकते हो, एंड थर्ड सब्लिमेशन एंड हाइड्रेशन थेरेपी का रीजनिंग दे सकते हो। और जहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करैक्टर का आ रहा है, तो वहां पे आप ई नोड वैल्यू दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विद रिस्पेक्ट टू आप रीजनिंग वहां पे कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है व्हिच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव एंड व्हाई। तो इस आंसर को करने के लिए आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज का जो है वो रोल प्रोवाइड करवा सकते हो यहाँ पे। और इसी तरह से व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज रिटेन इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड, ये तो चलो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है जी, ठीक है जी, इस तरह से आप लोग इसको करोगे। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है थॉरोली। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक। आप लोगों ने इसको ध्यान से सभी क्वेश्चंस को कर लेना, अगर नहीं पता चलेगा तो दोबारा क्लियर कर लेने हैं क्वेश्चंस। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जब सुनने में इजी लगते हैं ये क्वेश्चंस, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तब सब कुछ इजी लगता है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं या जब हमने टेस्ट में सॉल्व करने होते हैं तो वहां पे फिर प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि इजीली पता नहीं चलता कि हम लोगों ने क्या रीजनिंग लिखे क्या नहीं लिखे, सारे फिर सही लगता है। तो उस केस में एक जो करेक्ट रीजनिंग होती है उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज फिर नहीं मिलते। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये रहता है आपके पास केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नोट वैल्यूज। ये आप थोड़े से यहाँ पे पॉइंट्स पे वहीं ये नोट कर सकते हो। Metals of the first transition series except copper are relatively more reactive than the other series. ठीक है, they are oxidized by H positive ions, though the actual rate is slow, and titanium and vanadium are passive to dilute non-oxidizing acids to room temperature. This is ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये वाले 4 पॉइंट्स गिवन है, ये चारों के चारों आपको रीजनिंग क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकते हैं बेटा, these all 4 पॉइंट्स। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करने क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, उससे पहले आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बनता है वो आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये आपके पास रहता है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो यहाँ पे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। दिस वन, एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर मार्kedly colored और एक्सप्लेन गिविंग रीजंस द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। तो अब होता क्या है एक्चुअली, बेसिकली कॉज क्या बनता है इसका, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही ट्रांजिशन स्पीशीज या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पे सबसे पहला जो वहां पे क्राइटेरिया टेक्स प्लेस करता है या फिनोमेना टेक्स प्लेस करता है, वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। दैट इज जो आपके बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनकी डीजनरेसी कैंसल आउट होती है सबसे पहले, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे ये। ठीक है, ये आपका फ्री आयन है, जैसे ही कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी, मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा, उसकी डीजनरेसी सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाएगी, इंक्रीज एनर्जी टेक्स प्लेस करेगा और डी ऑर्बिटल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएंगे, जैसे कि आपको बताया था मैंने। एक T2G लेवल हो जाएगा, एक EG लेवल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आपका इस स्टेज से कलर फॉर्मेशन कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीनिश या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस करती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे जो लोअर T2G लेवल में, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट कर जाता है टू हायर डी ऑर्बिटल, दैट इज EG लेवल में चला जाता है। T2G लेवल से आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन,
इट गेट्स एक्साइटेड अप टू द ईजी लेवल। और इस पूरे फिनोमिना को जब ये हो रही होती है ट्रांजिशन सारी की सारी, इसको बोला जाता है डी डी ट्रांजिशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन मींस टू से इलेक्ट्रॉन्स ने लोअर डी जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वहां से हायर डी में शिफ्ट करना है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, ये सारे का सारा फिनोमेना जो है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था, हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है CFT, जो हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वहां पे ये सारा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया था, वहीं पे एक्सप्लेनेशन हुई थी इसकी। तो ये जो डीडी ट्रांजिशन होती है, इस डीडी ट्रांजिशन की वजह से जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, होता क्या है, फिनोमिना कैसे होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, या इस तरह से ड्यूरिंग द डीजेनरेसी जब कैंसल आउट हो जाती है, तो इस केस में यहाँ पे ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है टू एक्साइट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, विद इन द सेम डी सबशेल, एक में ही, ये एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है यही कॉरस्पॉन्डिंग कलर को प्रोड्यूस करती है उस केस में। ठीक है जी, दिस एनर्जी दैट गेट्स एब्सॉर्ब्ड is responsible for the formation of colored compounds। और होता क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोड्यूस होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर मीन्स टू से है क्या, कंसेप्ट क्या है, the color of the substance is due to the absorption of light for particular wavelength in visible region। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लाइट एब्जॉर्ब होगा, वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होगी, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर डी सेल टू हायर डी सेल। ठीक है जी, नाउ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड सर्टेनली पार्शियल फील्ड n-1d ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, which becomes non degenerate, that is energies of 5d orbitals are not same when the compound formation takes place, splitting of d orbital takes place कर जाता है, degeneracy cancel out हो जाती है उस केस में। The amount of energy required to excite some of the electron to higher energy states within the same d subshell is quite small। ठीक है, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को अपर ईजी लेवल पे शिफ्ट करना है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहता। कहने का मतलब ये है, इट इज नॉट टू लार्ज। तो उस केस में क्या होता है, so in case of transition metal ions, the electrons can be easily promoted from one energy level to other within the same d subshell। ठीक है, एक डी सबशेल में वो एक तरह से ट्रांसफर होगा फ्रॉम लोअर डी टू हायर डी सबशेल में ट्रांसफर होगा उस केस में, समझ रहे हो। द ट्रांजिशन इसको बोला जाता है डी डी ट्रांजिशन, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, डी डी ट्रांजिशन। नाउ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डी डी ट्रांजिशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, the energy required for DD transition falls within the visible region, hence transition metal compounds are remarkably colored। Now the color absorbed is different from the color absorbed। जो कलर प्रोड्यूस होगा वो जो लाइट एब्जॉर्प्शन हो रही है, जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, that is the color absorbed is the color transmitted and is complementary to the color absorbed। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब हो गई, मान लीजिए लो एनर्जी रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया जा रहा है या एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी रेडिएशन हो रही है, तो सेकेंडली वहां पे होगा क्या, जो कलर प्रोड्यूस होगा दैट विल बिलोंग्स टू द हाई एनर्जेटिक रेडिएशन। वो हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की रेडिएशन के विद रिस्पेक्ट टू कलर जो है वो प्रोड्यूस होगा उस केस में। इस पूरे फिनोमेना, इस जो कलर फॉर्मेशन इस तरह से टेक्स प्लेस हो रही है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का नाम दिया गया है। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। मान लीजिए जैसे ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो कलर ऑफ द रेडिएशन, जो कलर ऑफ द कंपाउंड होगा वो ऑरेंज होगा। अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो वहां पे जो आपका कंपाउंड का कलर होगा वो ग्रीन होगा उस केस में। ठीक है जी, अगर येलो हो रही है तो वायलेट होगा, अगर वायलेट हो रही है तो येलो होगी।
तो इस तरह से आप लोग इस चीज को नोट कर सकते हो। ये कलर पैटर्न होता है, मतलब कौन सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब हुई तो कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड क्या होगा, इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। दिस इज मच इजियर देन द अदर वन। तो ये आप नोट कर लीजिए सभी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब मेन पॉजिटिव रहता है यहाँ पे, दैट इज द डी ट्रांजिशन रहती है। डी ट्रांजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। तो ये आपके पास रहेगा, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है अनदर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे सारे का सारा, ठीक है जी। ये सारे हैं, जैसे सेकेंडियम कलरलेस, टाइटेनियम कलरलेस। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई दीज आर कलरलेस, ये कलरलेस क्यों है, जिंक का कलरलेस क्यों है, देख रहे हो ना कलरलेस है, व्हाई, क्योंकि यहाँ पे डी कॉन्फ़िगरेशन एम्प्टी या फ्री पेड। जिंक के केस में D10 होता है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम और टाइटेनियम के केस में 0 है ही नहीं है। डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस तो तब करेगी अगर अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो यहाँ पे तो है ही नहीं है, ना स्कैंडियम में ना टाइटेनियम में, इसलिए ये कलरलेस कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जिंक में जिंक 2 पॉजिटिव स्टेबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए वो कलरलेस रहता है, व्हाइट सॉल्ट रहता है जिंक के सॉल्ट। बाकी सभी आप कोई भी देख लीजिए, टाइटेनियम, वैनेडियम वगैरह, क्रोमियम, मैग्नीज, ये आपके आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, ये सब के सब सॉल्ट जो होते हैं ये आपके कलर्ड होते हैं, और मैक्सिमम अमंग दीज आर प्रेजेंट इन द केमिस्ट्री लैब, ठीक है। काफी केमिस्ट्री लैब में प्रेजेंट भी है, जैसे आयरन के सॉल्ट आपको केमिस्ट्री लैब में मिल जाएंगे, कोबाल्ट का मिल जाएगा, कॉपर का मिल जाएगा, निकल का मिल जाएगा, मैग्नीज का मिल जाएगा, क्रोमियम का मिल जाएगा, ये आपको सॉल्ट लैब में मिलेंगे, और ये कलर्ड होते हैं सारे के सारे। और इनके कलर के जो पीछे का कॉज है वो डी ट्रांजिशन है, और उसके पीछे कौन सा एक्ट करता है, पार्शली फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स। इसके बाद एक और टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दिस इज आल्सो लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा, इतना ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो रहती हैं ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की, ये सीधे सीधे डिपेंड करती है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, 2 मेन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हमारे पास ऑब्टेन्ड होते हैं, 2 तरह के, एक डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक। जैसे कि आप देख सकते हो डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज शो होती है, यूनिट 1 में भी हम करके आए हैं पीछे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, विच आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड, और पैरामैग्नेटिक होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड फील्ड। So, substances which are attracted very strongly are said to be ferromagnetic. जो very strongly attracted रहते हैं towards the applied magnetic field, उनको ferromagnetic बोला जाता है। लेकिन ferromagnetism जो है is an extreme form of paramagnetism, ठीक है जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं मैक्सिमम। पैरामैग्नेटिज्म जैसे कि बताया किस वजह से राइज होती है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ईच सच इलेक्ट्रॉन हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड फॉर द कंपाउंड्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जो आपकी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वाली सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन जिसको 3D सीरीज बोला जाता है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो जाती है इज इफेक्टिवली क्वेंच्ड रहती है एंड हेंस इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। मतलब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो इफेक्ट रहता है वहां पे वो नामात्र के बराबर रहता है, तो इसका वहां पे कोई इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं होता। यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसको स्पिन ओनली फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू n into n+2 बोहर मैग्नेटन। ये हमने +1 में भी किया था, बोहर मैग्नेटन यूनिट्स होते हैं फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट के, ठीक है जी। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, म्यू इज द मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई, और ये यूनिट्स हो गए। सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो रहती है 1.73 बोहर मैग्नेटन्स रहती है, अगर n इक्वल टू 1 की वैल्यू हम रखते हैं। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज करती जाएगी, मींस जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। यही कारण है the observed magnetic moment gives useful indication about the number of unpaired electron present in an
एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द स्पिन ओनली फार्मूला एंड दोस ड्राइव्ड एक्सपेरिमेंटली ऑफ सब आयंस, और फर्स्ट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये आपके पास गिवन टेबल में प्रोड्यूस्ड है। यहाँ पे ये देखिए सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो इफेक्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की भी बढ़ रही है, देख सकते हो आप। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो गए तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम होनी शुरू हो गई, 4.90, 3.87, 1.730। ठीक है जी, ये कैलकुलेटर रहती है और ऑब्जर्व्ड आपके पास थोड़ी बहुत वेरिएशन रहती है उस केस में। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट के विद रिस्पेक्ट टू पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपल सी बात है, याद रखनी है, लार्जर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस। इस सारे टेबल से आपके पास ऑब्जर्वेशन जो नेट निकल के आती है वो यही निकलती है कि लार्जर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस, greater will be the paramagnetic character, ठीक है, and hence larger will be the magnetic moment. Clear beta? In this way you can explain the magnetic properties of transition elements. यहाँ से जो बेटा आपके क्वेश्चंस राइज होते हैं उनको आप देख सकते हो, ये हैं calculate the magnetic moment of divalent ions in aqueous solution if its atomic number is 25, और कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2 पॉजिटिव आयन दैट इज इक्वल टू 27। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं कुछ। सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, पहले तो उसी को कवर अप करने की कोशिश कीजिए, थोरोली पढ़िए उनको, ठीक है। उसके बाद फिर एडिशनल देखेंगे, एक्स्ट्रा की बात करेंगे, और जो 10 ईयर वगैरह आपको सेंड किया हुआ है, ठीक है, आपको भेजा हुआ है, वो 10 ईयर आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं ये सारे के सारे, और इन केसेस में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मिंग टेंडेंसी जो रहती है इनकी, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में, वो उसके पीछे भी जो बेसिक कॉज रहता है वो पार्शियली फिल्ड डीकॉन्फिगरेशन ही रहती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा अलॉयज जो बनाए जाते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही बनते हैं, अलॉयज, और उसके पीछे का भी जो कॉज है दैट इज आल्सो पार्शियली फिल्ड डीकॉन्फिगरेशन, ठीक। इसके अलावा जो आगे वाले और होते हैं उस केस में आ जाती है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो रहते हैं दे आर मोस्टली एक्ट एज कैटलिस्ट। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप प्रीवियस वर्क को अच्छी तरह से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए।